गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज करेंगे हम एस्टेट के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई थिंक ये आपकी हेल्प करेंगे एस्टेट की प्रिपरेशन में। फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग लुको पैसियोली। कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न अकाउंटिंग के फादर का क्या नाम है, लुको पैसियोली। यहाँ पर क्या पूछा गया, बोर्न इन व्हाट इज नाउ नॉर्थन इटली, कि वो किस जगह पर बोर्न पैदा हुए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बारगो सैन सेपेलेरको। बारगो सैन सिपेलेरो, जो फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, जिनको फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, लुको पैसियोली को बहुत ही ज़्यादा योगदान इनका रहा था। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इटली से। और इटली में कौन सी जगह, बोर्गो सैन सेपोल्को। उसके बाद है डेबिट सिग्निफाइज, कि डेबिट क्या दिखाता है हमें। तो डेबिट बैलेंस देखो हमारा किस चीज़ का होता है, अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसका भी हमारा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसका भी क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अगर कम होती है तो उसका भी कौन सा बैलेंस होता है, डिक्रीज। तो तीनों के तीनों ही डेबिट होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबो। और कई बार ये भी पूछा जा सकता है, इसका अपोजिट दे देंगे कि क्रेडिट सिग्निफाइज, तो उसका हमारा जो ऑप्शंस है उसके आंसर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज इन एसेट्स अकाउंट, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज अकाउंट और इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट्स। ये हमारे किसको दर्शाते हैं, क्रेडिट को दर्शाते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया, कि भारत में अकाउंटेंसी के पिता के रूप में हम किसको जानते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कल्याण सुब्रमणी अय्यर, जिनको कि हम क्या जानते हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका भी बहुत ही योगदान है हमारी अकाउंटिंग में, अगर इंडियन कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल अकाउंट्स, तो कौन सा रियल अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। तो देखो रियल्स अकाउंट में हमारी क्या आती हैं, एसेट्स आती हैं। तो जो पेटेंट अकाउंट्स है वो भी हमारा रियल अकाउंट्स का पार्ट है। गुडविल अकाउंट वो भी हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है। पेटी कैश अकाउंट भी हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है। बट पेटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा रियल अकाउंट का पार्ट नहीं है। ये हमारा किसका आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट्स का पार्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखो जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और जिसका आंसर बाय चांस आपको लग रहा है कि ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए, तो वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि एक भी अगर क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो जाता है तो कई स्टूडेंट्स जो भी वीडियो को देखते हैं उनके माइंड में भी उसी की क्लियरिटी, तो हमने कोशिश की है जो इसके आंसर्स हैं बिल्कुल ऑथेंटिक्स आपको इन आंसर्स मिले। बट फिर भी अगर कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सॉरी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच ऑफ द एरर कैन नॉट बी रिवेल्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें किस एरर का पता नहीं चलता। तो देखो रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट्स है तो उसका भी पता हमें चल जाएगा जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एरर ऑफ कमीशंस, तो एरर ऑफ कमीशंस का मतलब जब अमाउंट की एरर होती है तब भी हमें उसका पता लग जाता है, क्योंकि हमारे बैलेंस मैच नहीं करेंगे। और रोंग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट्स, अगर रोंग बैलेंसिंग है तब भी पता चल जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रा एरर्स अगर की गई हैं, यानी कि इस टाइप की एरर जो, मान लो आपकी दो एरर हो जाती हैं, एक में आपने 500 रुपये माइनस ज़्यादा कर दिए हैं, दूसरे में आपने करने थे 500 लेकिन 1000 रुपये क्या कर दिए हैं, ज़्यादा डेबिट कर दिए हैं। तो ये
क्या हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे की गलती को क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो इस टाइप्स की एरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एरर कहते हैं, जिनका ट्रायल बैलेंस बनाने से पता नहीं चलता। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉन्ट्रा एंट्रीज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, presentation of financial accounting report in mandatory under the provision of section 209 12101 and 216217 of। तो ये धारा प्रावधान के तहत वित्तीय लेखा रिपोर्ट की प्रस्तुति अनिवार्य है। तो किसके अंडर है ये, हमारा कंपनी एक्ट 1956 के अंडर। उसके बाद है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो यहाँ पे इंडियन दिया हुआ है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा 7 है वो किसको कवर करता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 7 कैश फ्लो को कवर करता है। लेकिन अगर अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात की करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा किसके अंदर आता है, स्टैंडर्ड 4 के अंदर। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 दिया हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड एक्सपेंडेड बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो कौन से विस्तारित बुनियादी लेखांकन समीकरण का प्रतिनिधित्व, यानी कि ये देखना है कि जो सही भी हो और ज़्यादा भी एक्सप्लेन करती हो। तो देखो, एसेट्स रिवेन्यू प्लस एक्सपेंसेस माइनस लाइबिलिटीज। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रोंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस क्या की जाएंगी, माइनस की जाएंगी। उसके बाद है एसेट्स डिविडेंड और एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़ कॉमन स्टॉक रिटेन अर्निंग प्लस रिवेन्यू। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इन का टोटल जो है इनके इक्वल आना चाहिए, कि जो भी हमारी एसेट्स हैं, डिविडेंड दिए हैं या फिर जो भी हमने इनके ऊपर खर्चे किए हैं उतने ही हमारे क्या हो जाएंगी, लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी। एसेट्स जितने के वो उतने क्या किया हमने, कोई एक्सपेंसेस किया तो कॉमन स्टॉक हो जाएगा, रिटेन अर्निंग हो जाएगी प्लस रिवेन्यू हो जाएगी। तो इन सभी का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए, क्योंकि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स होता है, और एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारी ये बिल्कुल इक्वेशन सही बनती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द स्टेटस, लेखा मानक प्रतिमा को डैश करते हैं। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते स्टेटस को, कि उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, इन अकाउंटिंग मनी इज द। तो अकाउंटिंग मनी हमारा क्या है, मेजरमेंट वैल्यू है, स्केल ऑफ सोशल मेजरमेंट है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, स्केल ऑफ मेजरमेंट है। तो देखो, अकाउंटिंग मनी ओनली हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट, अगर मनी में कन्वर्ट होती है कोई वैल्यू उसी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये एक टाइप से हमारा क्या हो गया, स्केल स्केल ऑफ मेजरमेंट, कि इसके बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज परवेसिव इन द सेंस दैट। तो मैनेजमेंट क्या है, इट फुलफिल ऑल पर्पस, इट यूजेज ऑल रिसोर्स इफेक्टिवली, इट इज़ रिलीवेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ऑफ द। देखो, अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाए तो देखो सारे के सारे हैं, लेकिन परवेसिव सेंस में जब अगर मैनेजमेंट का हम यूज़ करते हैं तो इट इज़ रिलीवेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ये बात आप ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। देखो, तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, लेकिन अगर परवेसिव बेस पर अगर इसको देखा जाए, व्यापक रूप में अगर देखा जाए, तो इसका यूज़ जो है ऑल ऑर्गेनाइजेशन में किया जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन की आप सेंस देखना पहले कि किस सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंस
का अगर आप गलत यूज़ करते हो तो उसी टाइम जो हमारा आंसर है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, अकाउंटिंग टू जेम्स लुंडी 3 टाइप ऑफ मैनेजमेंट। तो जेम्स लुंडी के अनुसार 3 प्रकार के मैनेजमेंट के टाइप कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। योजना, कार्यान्वयन और उसको क्या करना, कंट्रोल करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, द साइकिल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू ऑपरेट सो लॉन्ग एज। प्रबंधन का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक, कब तक चलता रहता है, यानी कि जो साइकिल ऑफ मैनेजमेंट है वो कब तक ऑपरेट होता रहता है। देयर इज प्रॉफिट अर्न बाय एन इंटरप्राइजेज, जब तक प्रॉफिट अर्न नहीं कर लेते। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज कंप्लीशन ऑफ ग्रुप गोल, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका आंसर आ जाएगा देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी तब तक जो ये मैनेजमेंट का साइकिल है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू Massey and Douglas, management is the process by which a dash group direct action of other towards common goal। तो मैसी और डगलस के अनुसार प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक डैश समूह दूसरों की कार्यवाही को सामान्य लक्ष्यों की ओर निर्देशित करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोऑपरेटिव ग्रुप्स। ठीक है, सहकारी समूह दूसरे की कार्यवाही को क्या करता है, सामान्य लक्ष्यों की ओर, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनकी ओर क्या करता है, उनका, कि सभी का अलग अलग गोल न होकर क्या हो, सबका एक जो कॉमन गोल है वो हो, उसी को सभी अचीव करने में लग जाएं। तो इसका आंसर आ जाएगा कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ अदर टूवर्ड्स कॉमन गोल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्रांसफर इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ट्रांसफ़र क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है? जी नहीं, ट्रांसफ़र कौन सा सोर्स होता है, हमारा इंटरनल सोर्स होता है। प्रमोशन डज नॉट इन्वॉल्व हायर पोजीशन, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन के अंतर्गत हम इन चीज़ों को शामिल नहीं करते, बिल्कुल गलत है। प्रमोशन के अंदर इन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाता है कि या तो उसका स्टेटस इंक्रीज हो, या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो, या फिर उसकी पोजीशन इंक्रीज हो। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स है किसका, रिक्रूटमेंट का। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबो बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो क्या आगे, इनकरेक्ट आगे। उसके बाद है 16 क्वेश्चन, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन। ये क्वेश्चन तो हमारे DSSB के KVS क्या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन तो हमारा ज़रूर पूछा जाता है। पैडागोजी में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी, हमारी AH अब्राहम मास्लो ने दी थी, AH मास्लो नाम से जिसको हम जानते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ए प्रिंसिपल ऑफ। उद्देश्यों का सामंजस्य का सिद्धांत। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, की जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें क्या हो, सभी कोऑर्डिनेशन हो, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो ये हमारा डायरेक्टिंग के अंतर्गत आता है। कि जब हम डायरेक्शन दें तो क्या हो, सभी को एक टाइप से, कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सभी क्या लग जाए, कि उसी डायरेक्शन में चले, वही उनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव हो। उसके बाद है 18 क्वेश्चन, ग्रेप वाइन इज एसोसिएटेड एज। तो ग्रेप वाइन ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ग्रेप वाइन क्या है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। ग्रेप वाइन क्या होती है, जैसे अंगूर की बेल होती है ना, कहीं कहीं से ऐसे क्या करने लग जाती है, ग्रोथ करने लग जाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल कभी अपर लेवल के पास, जिस भी लेवल के पास हमारा जो है
कम्युनिकेशन अच्छा होता है हम उसी के पास क्या कर देते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड कर देते हैं। तो ग्रेप वाइन क्या है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। उसके बाद द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग का लास्ट स्टेप कौन सा है, एनालिसिस डेविएशन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, क्योंकि करेक्ट एक्शंस बाद में लिए जाते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम जो अपना गोल है उसको सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर उसके बाद आपस में उनको क्या किया जाता है, डेविएशन मेज़र किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है और लास्ट में जो हमें करेक्ट एक्शन लेना होता है वो लिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो अगर इनको लगाना आ जाए आपका, क्योंकि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ABCD को क्या करना है, करेक्ट फॉर्म में लगाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, किसके साथ, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ, फिर उनको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे डेविएशन का कि इन दोनों में कितना डेविएशन है, और फिर हम क्या लेंगे, करेक्ट एक्शन लेंगे। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफ़र। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफ़र के लिए किसका हम यूज़ करते हैं, तो इसका आ जाएगा स्विफ्ट, SWIFT। तो स्विफ्ट क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है, इंटरनेशनल जब हम मॉनेटरी ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टाइम यूज किए जाते हैं। और कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। तो इसको आप लिख लेना, कई बार पूछा जाता है, W का वर्ड या फिर I यहाँ पर किस लिए आया है, इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ये हमारा स्विफ्ट का होता है। RTGS का भी पूछा जाता है, निफ्टी का भी पूछा जा सकता है। तो इन सभी का आप कवर कर लेना। जैसे RTGS का क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इन सभी की फुल फॉर्म आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई थिंक आपको सारे के सारे समझ में भी आ गए होंगे, और आप और जो आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम अगर यही डेट रही तो एग्ज़ाम का टाइम पास आ गया है। तो अपनी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से करना, और जहाँ से भी आपको मिल जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक पता चल जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टाइप आपको किस तरह से उसका आपको आंसर देना है। सो थैंक यू सो मच। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें, और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए जो कि HTET कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।